नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी सामने आ गए हैं, लेकिन उन नतीजों को लेकर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उपचुनाव के वक्त, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उसके बाद से काफी बवाल खड़ा हुआ था और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे और उन आरोपों पर थोड़ी बहुत मुहर भी लगती हुई नजर आई। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कई सारे ऐसे दावे ठोक दिए, जिसके बाद से बीजेपी, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर भी काफी सारे सवाल उठने लगे और साथ ही साथ चुनाव आयोग की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर भी काफी सारे सवाल उठने लगे। तो यहाँ पर इस वक्त समाजवादी पार्टी ने एक और नया मोड़ ले लिया है और बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है कि चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग से उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है, मतलब 7 विधानसभा सीटों की, जहां पर समाजवादी पार्टी हार गई है उपचुनाव। तो वहां के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि वो सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक खबर ये निकलकर सामने आई थी कि चुनावी नियमों में बदलाव किया गया है। वो भी चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार चुनावी नियमों में बदलाव किया था। तो अब ये चीजें यहाँ पर बन रही है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद चुनावी नियमों में बदलाव किया गया और समाजवादी पार्टी अब सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है। तो फिलहाल इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है सियासी माहौल, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ केपी मलिक सर जुड़ रहे हैं, उनसे ही पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उसी क्रम से करेंगे, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे तो काफी सारी तस्वीरें बाहर निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर चुनाव में धांधली हुई है, काफी चीजें, बवाल भी खड़ा हुआ था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक नया मोड़ ले लिया है और इस मोड़ में अगर हम देखें तो अब निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंप दिया गया है और ये मांग की गई है कि जिन जगहों पर, मतलब जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, वहां की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। लेकिन सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद चुनावी नियमों में बदलाव कर दिया गया है और उसमें सीसीटीवी फुटेज की जो नियम थे, जो भी चीजें थी, उसमें भी बदलाव है सर। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो मांग की है उसे चुनाव आयोग पूरा करेगा या नहीं, या फिर ये जो सवाल उठे हैं उपचुनाव को लेकर, ये सवाल बरकरार रहेंगे। क्या लगता है सर आपको? देखिए प्रगति, अगर आप देखें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और उसमें अप्रत्याशित नतीजे आए थे। समाजवादी पार्टी की ऑलरेडी 5 विधानसभा सीट थी और वो बामुश्किल 2 सीटें जीत पाई, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं आशंका है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है। और अगर समाजवादी पार्टी ये मांग निर्वाचन आयोग से करती है कि उनको पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज दी जाए, तो इसमें चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये दूसरे राज्यों में जो पिछले चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं और कई लोगों ने डिमांड की है, कई प्रत्याशियों ने डिमांड की है। और अभी एक वकील है मोहम्मद प्राचा, उन्होंने एक सुप्रीम वहां हाई कोर्ट में, हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उन्होंने एक डिमांड की थी और एक वहां से उनको परमिशन मिल भी गई थी। कोर्ट ने भी कहा था कि भाई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने और अपने नियम में ही तब्दीली कर दी कि हम कोई भी जानकारी जुड़ी हुई ऐसी नहीं देंगे जिससे जनता प्रभावित हो, ये हो, और उसको गोल गोल घुमा के और सीधा सीधा मना कर दिया गया है। तो ये जताता है कि लोगों में कहीं ना कहीं जिस बात की आशंका है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए चुनाव आयोग इन चीजों से बच रहा है। दूसरा इसका उदाहरण एक महाराष्ट्र से आता है, जहां महाराष्ट्र के गांव में इस तरह की घटना हुई कि लोगों का कहना था कि हमने अधिकतर वोटें जो है किसी एक सियासी दल को दी हैं, लेकिन गड़बड़ी दूसरी तरफ हो रही है कि उनके उस सियासी दल को कम वोट निकल रहे हैं जब काउंटिंग होती है, तो उनको उसमें संशय हुआ। तो उन्होंने चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करी कि दोबारा चुनाव किए जाए, तो चुनाव आयोग ने वो खारिज कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम खुद एक बार चेक करके देखना चाहते हैं, हमें परमिशन दी जाए, तो चुनाव आयोग ने उनको परमिशन भी नहीं दी। तो लगातार चुनाव आयोग पे जिस प्रकार से उंगलियां उठ रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को संशय हो रहा है, जिस तरह से लोगों को शक शुबा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर करने में चुनाव आयोग भी पीछे हट रहा है। तो इससे लोगों को एक शंका होती है कि चुनाव आयोग में कहीं ना कोई गड़बड़ी हो रही है, जिसको चुनाव आयोग छुपाना चाहता है। तो उसी के तहत मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से डिमांड कर रही है कि उनको सीसी फुटेज दी जाए और चुनाव की जहां जहां जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको संख्या है वहां पे वो देखें,
चुनाव आयोग मुझे नहीं लगता कि उनके उस ज्ञापन की बात मानेगा या उनको कोई जानकारी देगा। जी। बिल्कुल सर, और जैसे कि चुनावी नियमों में बदलाव किए गए, तो सर ये सवाल तभी उठने लगा जब महाराष्ट्र में भी, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ये सवाल किए थे कि जिन जगहों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और आप कह रहे हैं कि 5 बजे शाम के बाद काफी भीड़ थी तो वोटिंग हुई है, उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी वोटिंग प्रतिशत इसलिए बढ़ा है। तो सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी सर वहां पर भी, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं गई चुनाव आयोग की ओर से, और अचानक से खबर अभी कुछ दिन पहले ये निकलकर सामने आ गई कि चुनावी नियमों में ही बदलाव कर दिए गए। तो ये सारे क्रम अगर जोड़े तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तो जो तस्वीरें उपचुनाव में सामने आई वो तो दर्शकों के सामने भी है और हमारे सामने भी कि क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में। तो सर उत्तर प्रदेश में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उपचुनाव के वक्त जो चीजें हुई और जो आरोप लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर ये बीजेपी की बोली बोलने का आरोप तो पहले से ही लगता आया है, और जब ये नियम लागू हो गए केंद्र सरकार की ओर से, जब मांग करने लगी गई इन्हीं सब नियमों के आधार पर, जब मांग करने लगी गई और तभी ये नियम को बदल दिया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि बीजेपी ने तभी नियम बदल दिए जब आरोप लगना शुरू हुआ। देखिए प्रगति, मैंने पहले ही आपको कहा कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस तरह की एक छवि अपनी बना चुका है कि कहीं न कहीं वो सत्ताधारी दल भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और उसी का नतीजा है कि जितनी आपने अभी घटनाएँ बताई हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे हरियाणा की घटना हो और चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की घटना हो। समाजवादी पार्टी जो है वो 5 सीटों पे थी, 9 सीटों पे चुनाव हुए हैं और वहाँ पे सिर्फ 2 सीटें जीतना, कई जगह ऐसा है कि मुस्लिमों का लगभग 60% वोट है, भाजपा का विरोधी वोट है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत रही है। तो उसपे शंका और शुबा होता है और वहाँ के जो वोटर हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि तस्वीर साफ होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से चीज़ों को छिपा रहा है, इससे चुनाव आयोग के ऊपर उँगलियाँ उठती हैं और चुनाव आयोग इन तस्वीरों को, इन चीज़ों को साफ नहीं कर रहा है क्योंकि उसको भी आशंका है कि कई सारी चीज़ें ऐसे खुल जाएँगी और वो आप उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की बात ना करें, देश का जो चुनाव आयोग है, दिल्ली से जो नियंत्रित होता है, दिल्ली से भी इस तरह की चीज़ें हैं कि चुनाव में अगर जो नियमों में आपने संशोधन कर दिया एकाएक, तो इसकी एकाएक क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या आपको डर है? दूसरा आप देखते हैं जो कल अभी हम हाल ही के दिनों में देखते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन जी की कल डेथ हुई है, तो लगातार चर्चा में आया है कि इन्होंने जो 2005 में बिल लेके आए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, उसमें लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि भई हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप तो उस इन्फॉर्मेशन को मिटाने का काम कर रहे हैं। आप तो जो जनता का अधिकार है, उसको छीनने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह की चीज़ें ये चल रही हैं, उससे चुनाव आयोग पे उँगली उठना बिल्कुल जायज़ है और चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसके ऊपर उँगली उठे। चुनाव आयोग एक इंडिविजुअल संस्था है, उसको किसी सरकार के दबाव में या किसी सियासी दल के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर उँगलियाँ उठेंगी और उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो आबरू है, वो खतरे में पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम इसी 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 बात को मद्देनज़र रखते हम लोग टीएन शेषन को याद करते हैं। टीएन शेषन ने लोगों को बताया कि चुनाव आयोग की क्या ताकतें हैं, चुनाव आयोग की क्या हैसियत है, चुनाव आयोग कैसे काम कर सकता है। तो चुनाव आयोग को उस तरीके से काम करना चाहिए क्योंकि कल को जो आज अधिकारी हैं, कल को रिटायर भी होंगे, समाज में उनकी किस प्रकार से इज़्ज़त होगी, उनको इस प्रकार से भी सोचना चाहिए और तथ्यों के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उनको चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल सर, और जो सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर, वो तो अब बिल्कुल भी कह सकते हैं कि विपक्ष तो तमगा लगा रहा है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं तो बीजेपी के साथ मिलकर ही सारा खेल रच रहा है, और जब से ये चुनावी नियमों में बदलाव हुए तब से तो कुछ ज़्यादा ही ये जो मामला है वो तूल पकड़ने लगा। सर इससे हटकर अगर बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और काफ़ी गरमाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये चीज़ काफ़ी गरमाई कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया गया अमित शाह की ओर से, वो 16 सेकंड का, अगर हम कहें तो 16 सेकंड का वो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसके बाद से बीजेपी की मुसीबत और बढ़ती आई। और सर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और उसके बाद देखने को मिली कि जो प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का, वहाँ पर भी जो तस्वीरें हैं, वहाँ पर चाणक्य महोदय की तस्वीरें नहीं देखने को मिली।
और कहीं न कहीं अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे भी हमें पता ही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच उतनी कुछ खास बनती नहीं है, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सामने से आकर ये जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अभी तक। देखिए प्रगति, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में हो चाहे दूसरे राज्यों में हो, अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण दिया वो 1 घंटे से लंबा भाषण है और उसमें से विरोधी दलों ने एक क्लिप काट के उसको वायरल किया है। हालांकि उन्होंने जो भी बोला गलत बोला है, लेकिन ये इन्हीं का किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये दूसरे दलों के साथ करते थे, दूसरे दल इनके साथ करते हैं। कई सारी ऐसी क्लिपें इन्होंने विरोधियों की चलाई थी। उसमें आपको याद होगा एक राहुल गांधी की क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर सोना निकालो। तो वो उनका भी एक लंबा चौड़ा भाषण था और इन्होंने बीच में से क्लिप काट के उसको वायरल कर दिया था और उसमें राहुल गांधी को बहुत जो है बैकफुट पे जाना पड़ा था। तो उसी हथियार से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह का शिकार किया है और वो काफी घिर गए हैं उसमें। और अमित शाह जी इतने बैकफुट पे इससे चले गए हैं कि उन्होंने तुरंत सफाई भी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और ये मामला इतना गर्म हो गया है कि अब पूरे देश का जो पिछड़ा और दलित है, वो कहीं न कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहा है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि आज 90% पिछड़ा और दलित जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अगर ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता है, तो कहीं न कहीं वो खिसक कर दूसरे दलों में ना चला जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। उसी के तहत आप जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे तस्वीरों की बात कर रहे हैं, इसीलिए अमित शाह की तस्वीर आपको कहीं दिखाई नहीं दी है। दूसरी बात आप करेंगे, कहीं न कहीं दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को दलितों और पिछड़ों के वोट चाहिए। अगर दलितों के और पिछड़ों के वोट उनको दिल्ली में नहीं मिलते हैं या बिहार में नहीं मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाना बहुत मुश्किल है, दूर की कौड़ी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो उनके ऊपर एक तमगा लटका है दलित विरोधी, क्योंकि इसमें पहले संविधान पे बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही हुआ और उसके बाद फिर अंबेडकर की बात आ गई। तो दोनों ये दलितों के जो है हृदय के आसपास के मुद्दे हैं और दलित और पिछड़े लोग जो हैं वो अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं। वो मानते हैं कि जो आज कुछ उनको मिला है वो संविधान और भीमराव अंबेडकर की देन है। तो ऐसे में उनका अपमान हो तो ये वो सहन नहीं कर सकते और कहीं न कहीं वो आहत दिखाई देते हैं और उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है कि कहीं न कहीं इस चक्कर में हमसे खिसक ना जाए। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि मायावती जो पिछले 8 साल से अपना बैठी हुई थी और एक आध ट्वीट कभी चुपचाप कर दिया करती, तो उनके लोगों को भी सड़क पे आना पड़ा। हालाँकि वो खुद अभी भी नहीं आई, लेकिन हाँ, उन्होंने एक आंदोलन एक आंदोलन की घोषणा की और उनके लोग सड़कों पे उतरे और धरना प्रदर्शन किया गया, तो उनको भी मजबूर होना पड़ा आने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। अगर ये छोटा-मोटा मुद्दा होता तो मायावती इस पर संज्ञान नहीं लेती। तो ये जताता है कि ये मुद्दा बड़ा है और इससे तमाम जो सियासी दल हैं, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो घबराहट मुझे दिखाई दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी उससे बचना चाहती है, उससे निकलना चाहती है। उसी के तहत ये तमाम आप फोटो की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी कोशिश कर रही है। जी। जी सर, अगर दूसरी चीज़ और हम देखें तो बीजेपी ने ये अमित शाह के इस बयान से बीजेपी के लिए जो गड्ढा खुदा वो तो खुदा ही, लेकिन जो एनडीए के सर सहयोगी दल है उनका एक वोट बैंक इस बयान के बाद काफ़ी नाराज़ हुआ और अगर हम कहें तो उस वोट बैंक को भी एक बड़ा झटका लगा और ये बीजेपी के लिए बहुत घातक हो सकता है क्योंकि बिहार में तो जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल ही रही हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी जो सहयोगी दल है एनडीए के उनका भी अगर हम देखें तो एक वोट बैंक एक उस समुदाय से है जिसको इस बयान से बहुत घात पहुंचा है। वैसे तो पूरे देश को ही बहुत दुख हुआ है इस बयान से, लेकिन उसके बाद लेकिन जो मुख्य तौर पर जिनको सबसे ज्यादा दुख हुआ है वो कहीं ना कहीं एनडीए का वोट बैंक उससे झटक सकता है और इस वजह से एनडीए के जो सहयोगी दल है वो थोड़ी बहुत बयानबाजियां करने में या हम कह लें कि खुलकर इस मामले पर बोलने से नदारद रह रहे हैं। उसमें अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एनडीए के और घटक दल है जैसे सर अभी कुछ दिन पहले भी आरएलडी के प्रवक्ताओं को हटा दिया गया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो ये भी मामला काफी तूल पकड़ते हुए नजर आया।
और कहे तो आरएलडी के प्रवक्ताओं को हटाने से पहले एक प्रवक्ता ने पहले ही इसके खिलाफ बयानबाजियां कर दी थी और उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि प्रवक्ता को, पूरे राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है और बाद में फिर से प्रवक्ताओं का गठन किया जाएगा। तो सर, इस तरह कैसे देखते हैं आप इस मामले को, क्योंकि एनडीए के घटक या कह लें कि एनडीए के सहयोगी दलों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, बाकी लोग हो, इनको बहुत बड़ा नुकसान अमित शाह जी के इस बयान से हो रहा है और वो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा, उनको ये भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल कोई चुनाव है नहीं और आज वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तो अगर वो बाहर जाते हैं तो सत्ता की मलाई उनसे छूट जाएगी। दूसरा, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं, आपको पता है कि उनके जो एक मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी जवाब देना है जनता को। जब जनता को जवाब देना होगा, चुनाव लड़ने जाएंगे, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई, जब संविधान का अनादर हो रहा था, जब अंबेडकर का जो है अपमान हो रहा था, तब आप कहाँ थे? तब तो आप सत्ता की मलाई चाट रहे थे। तो इस जवाब से बचने के लिए उनके जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने बोलना शुरू किया और उस पर जो है आरएलडी सुप्रीमो ने फैसला ये किया कि उसी प्रवक्ता को नहीं, तमाम प्रवक्ताओं को हटा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब कोई प्रवक्ता ही नहीं रहेगा तो बयान कौन देगा पार्टी का? तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि ये लोग दो चीजों में है, ये एक तो डरे हुए हैं बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से, दूसरा क्या है कि कहीं इनको ये लग रहा है कि जो हमारी दुकान चल रही है सत्ता की, वो कहीं बंद ना हो जाए। तो इसलिए इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई जल्दी चुनाव है नहीं। 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे और 2027 में भी 2 साल पूरे हैं। तो इसलिए इनको इस बात की चिंता नहीं है। चिंता जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, अगर बिहार के मद्देनजर आप देखते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान वहां पासवान, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को दिखाई देता है। चिराग पासवान बहुत असहज हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है और उनको पता है कि अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो उनको बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक्कत होगी। उसी के तहत ये है कि वो अभी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, एनडीए में रहे कि नहीं रहे, और इसी पे उनकी मुलाकातें नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है। कोई मुझे खबर दे रहा था कि तेजस्वी से भी उनकी कोई बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों जो है उसके दो जो सांसद हैं उनके, पासवान के 5 में से 2 सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है, तो इस लिहाज से पार्टी टूट भी सकती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ के पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ ले आई थी। तो उनकी तो आपको पता ही है, राजनीति तोड़-फोड़ की राजनीति है, तोड़-फोड़ की रणनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी और पासवान की पार्टी को तोड़ के अपने साथ मिला लिया जाए, क्योंकि खतरा दिल्ली की सत्ता पे भी है, खाली बात बिहार की नहीं है। दिल्ली की सत्ता पे भी खतरा है और खतरा बिहार से जुड़ा हुआ है। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल जो है एक चुनौतीपूर्वक कार्य बिहार में है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में भी उनकी सरकार बने और केंद्र की सरकार भी उनकी बची रहे। और ये दोनों चीजें बचाने के लिए उनको चिराग पासवान और नीतीश कुमार को साधना होगा। और वो किस प्रकार से साधते हैं? ईडी से साधते हैं, सीबीआई से साधते हैं, सत्ता से साधते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के जो करीबी लोग हैं, उनके यहाँ भी कल से ईडी के छापे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान थोड़े टेढ़े हो रहे थे, तो उनको ठीक करने के लिए उनके यहाँ दे धड़ाधड़ ईडी के छापे शुरू हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है कि किसको किस प्रकार से ठीक किया जाए। अब चिराग पासवान का फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, वो तय करेगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं। वो डरते हैं तो अगले मायावती बनते हैं और नहीं डरते हैं तो अपनी पार्टी को बचाते हैं और बिहार की सत्ता में हो सकता है अगली बार सहयोगी हो जाए। जी। बिल्कुल सर। और जैसे कि आपने बिहार का ज़िक्र कर ही दिया है सर, तो एक आखिरी सवाल बिहार से ही पूछ लेंगे, क्योंकि बिहार में काफ़ी भूचाल आया इस बयान के बाद और इस बयान से पहले भी एक बयान था नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह का, जिसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो सरगर्मियाँ तेज़ होने लगी कि बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं दी जा रही है बीजेपी की ओर से और एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। तो नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े होने लगे सर, और नीतीश कुमार अचानक से फिर प्रगति यात्रा जो कि रुक गई थी उसको भी शुरू करने लगे। और दूसरी चीज सर कि एनडीए की बैठक हुई थी
दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर और अमित शाह ने अध्यक्षता भी की थी और बैठक हुई थी। उस बैठक में भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे और अगर हम देखें तो लल्लन सिंह वहां पर मौजूद रहे थे आरजेडी की ओर से। लेकिन लल्लन सिंह को लेकर ये सवाल उठने लगे कि आने वाले समय में बीजेपी खेमे में वो जा सकते हैं। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम नेता या कह लें कि तमाम सांसद जो हैं जेडीयू के वो बीजेपी के संपर्क में है, तो कहीं भी पलटा-पलटी का जो खेल है, जो हमेशा से होता रहा है, वो हो सकता है। तो सर ये नाराजगी नीतीश कुमार को भारी पड़ेगी या फिर ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार के पास आज लगभग 45 सांसद हैं, एमएलए हैं और 12 उनके सांसद हैं। तो एकाएक बड़ी तादाद में सांसदों को तोड़ना या विधायकों को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी जी, टूटेगा उसका जवाब बिहार की जनता को देना पड़ेगा जल्दी ही। तो पार्टी टूटना इतनी जल्दी और इतना आसान नहीं दिखाई देता। हाँ, कुछ लोग जरूर टूट सकते हैं, आप चाहे लल्लन सिंह की बात करें, चाहे संजय झा की बात करें, वो कहीं न कहीं बीजेपी से मिले हुए लोग उनको माना जाता है और बिहार की जनता उनको कोस रही है कि ये हैं जेडीयू में और काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार के लिए अभी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। नीतीश कुमार को बहुत जल्दी डिसीजन लेना है कि उनको पार्टी को बचाना है, अपनी साख को बचाना है। तो इसके मद्देनजर वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के संपर्क में है और चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि वो अगर कोई भी समझौता नहीं होता है तो वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बना के वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, वो दिल्ली की सत्ता की तरफ चल सकते हैं। तमाम चर्चाएं बिहार में चल रही हैं, क्योंकि इस बार दोबारा से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जुड़ने का मतलब है कि नीतीश कुमार को कुछ त्याग करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगली बार सबसे स्ट्रांग जो पार्टी है वहां पे वो आरजेडी के तेजस्वी की आरजेडी है, तो आरजेडी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और ये जो अमित शाह का बयान है इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, क्योंकि तमाम दलित और पिछड़ा आरजेडी की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि वहां पे दो ही दल हैं जो स्ट्रांग हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे साम दाम दंड भेद करेगी, लेकिन मुझे पल्ला भारी आज की डेट में तेजस्वी यादव का लगता है और फैसला नीतीश नीतीश को लेना है। अगर नीतीश फैसला नहीं लेंगे तो उनकी पार्टी भी टूटेगी और उनके लोग भी भाग जाएंगे, अगर वो जल्दी इस पे कोई फैसला नहीं लेते। जी। जी सर, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की आपने पूरी सियासत की जानकारियाँ दे ही दी, क्या कुछ भूचाल आया है और आगे जाके क्या कुछ भूचाल आ सकता है। आपने पूरा जो भी चीज़ें जो सवाल उठ रहे थे उसकी जानकारी दी। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार देखें तो ये जो माहौल है काफ़ी गरमाया हुआ है नीतीश कुमार की बेरुखी और बीजेपी ने जो कुछ भी इस वक़्त बयानबाज़ियाँ की हैं उसको लेकर भी। लेकिन इस वक़्त अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल इसलिए गरमा गया है क्योंकि चुनावी नियमों के बदले जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज की माँग कर दी है और सवाल ये उठ रहा है कि जिन 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए थे और जहाँ से बीजेपी जीती है और समाजवादी पार्टी हारी है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए और उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर चुनाव आयोग के पास ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग की ओर से क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं और ये सीसीटीवी फुटेज की मांग कहां तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।